हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो जो आपका हिस्ट्री चल रहा है क्लास 12 में, आपकी 3 बुक हैं हिस्ट्री की, 1, 2 और 3 हैं, जिसमें आपकी पहली निकल चुकी है, दूसरी वाली भी मैंने आपकी करवा दी है। आज हमें थर्ड वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर देखना है, अध्याय 10, यानी फर्स्ट चैप्टर है तीसरी बुक का, जिसमें आधुनिक इतिहास के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए, चैप्टर बहुत अच्छा है और ये बुक पूरी बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम देखिए, उपनिवेशवाद और देहात, है ना। उपनिवेशवाद और देहात। तो इसमें सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, यानी जो हमारे इतिहासकार हैं उन्हें सरकारी अभिलेख मिले हुए हैं, उनका अध्ययन उन्होंने किया हुआ है। जैसे जिस प्रकार से देखिए क्या हुआ कि अंग्रेज जो है आके हमारे यहाँ पे शासन करते रहे, तो उन्होंने लिखित साक्ष्य छोड़े हुए हैं कि कैसे क्या चीज़ें चलती थी। ये लोग पूरी सरकार को हमारी को चलाते थे, पूरे देश को, तो लिखित कानूनों में चलाते थे, है ना। तो लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, इसलिए बोला गया सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो चलिए इसको देखते हैं। हम इस अध्याय में आप यह देखेंगे उपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे। बंगाल में बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। उन राजमहल की पहाड़ियाँ की यात्रा करेंगे जहाँ पहाड़िया और संताल लोग रहते थे। पहाड़िया और संथाल जनजाति हैं जो कि राजमहल की पहाड़ियों में रहती थीं। और फिर वहाँ से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे, बाद में दक्कन की साइड जाएंगे। दक्कन आपका साउथ है पूरा, है ना। कि आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। देखिए इसको आगे देखिए। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते थे। जो ये सरकार थी, अंग्रेजी सरकार कानून लागू कर देती थी, तो उस कानून से जनसाधारण लोगों पर क्या परिणाम निकलते थे, क्या प्रभाव पड़ता था। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते थे कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो देता है। कानून तरीके के चलते थे इनके, तरह तरह के, जिस पर वह रहता था और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती थी तब वे कहाँ किसके पास जाते थे। सूखा पड़ जाता था, फसल अच्छी नहीं होती थी, अब दूसरी फसल करने के लिए आपको पैसा चाहिए, यानी किसानों को पैसा चाहिए। तो जब किसान को पैसा चाहिए होता था तो वो कहाँ जाता था? क्या डायरेक्ट सरकार के पास पहुँच जाता था? क्या डायरेक्ट अंग्रेजों से मांगने जाता था? कहाँ जाता था पैसा लेने? कैसे गुजर बसर होता था? आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी हिचकिचाते थे, नहीं हिचकिचाते थे। कहीं कहीं मजबूरी में दब के कानून अपनाना पड़ता था, कहीं कहीं ज़रूरत भी, मतलब इस प्रकार से चीज़ें रहती थी कि आपको कानून नहीं भी मानेंगे और पैसा भी चाहिए, बहुत चीज़ें निकल के आती थी जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए और किस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती थी। आप राजस्व अभिलेखों, सर्वेक्षणों, पत्रिकाओं, सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में। अब बात करेंगे हम बंगाल की वजह से, यानी पश्चिम बंगाल की वजह से ही, और बंगाल में ओनली पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल नहीं आता था, उड़ीसा का आधा हिस्सा आता था और पूरा बांग्लादेश आता था बंगाल में। उसको पश्चिम बंगाल नहीं बोलेंगे, उसको ओनली बंगाल बोलते थे, है ना। अभी आप देखिएगा, जैसे आप इस प्रकार से दिशाओं का निर्धारण करेंगे भारत को, आज के सापेक्ष में आप निर्धारित करेंगे तो पूर्व, इधर पे आपका पश्चिम, इधर पे उत्तर, इधर पे दक्षिण। अब आप देखेंगे आपको पश्चिम बंगाल कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल पूरब की साइड आपको मिलता है, और आप उसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल, हालांकि पश्चिम दिशा इस साइड है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा कि उसको पश्चिम बंगाल बोलते क्यों हैं। जब 1947 में भारत विभाजित हुआ, पाकिस्तान और भारत में, तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था।
भारत भारत था और मुसलमान और हिंदू के हिसाब से जब बांटा गया था तो जो आज का पाकिस्तान का एरिया है उस समय पे उधर पे बहुत सारे मुसलमान रहते थे, मुस्लिम जनता थी। और इसके अलावा जो आज का बंगाल यानी कि आपका पश्चिम बंगाल और पूरा आपका बांग्लादेश और आधा उड़ीसा का पार्ट, तो इस पे भी जो है मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। तो इन दोनों को पाकिस्तान फर्स्ट और सेकंड के रूप में बांट दिया। हालांकि इतना डिफरेंस था कि पाकिस्तान इस साइड है और जो है बंगाल इस साइड है वाला बांग्लादेश, तो इसके कारण दो देशों में 1971 में बांग्लादेश का रूप ले लिया था इसने। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था, है ना। और 1947 में ये पाकिस्तान ही था। 1947 से 1971 तक पाकिस्तान रहा। अब देखिए, जब इधर पर क्या हुआ, जब इधर पर बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया, जब बंगाल को इधर पे दो भागों में विभाजित किया गया, दो पार्ट में, तो ये तो हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो पूर्व को तो बोल दिया गया, पूर्व वाले बंगाल को बोल दिया गया बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल के वाले को बोल दिया पश्चिम बंगाल। तो इसके आधार पर उसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, ना कि भारत के आधार पर। बंगाल को दो पार्टों में जब विभाजित किया गया तो उसके आधार पर उसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी भारत के पूर्व में है तो इसको पश्चिम बंगाल क्यों बोला जाता है। तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में होने की वजह से इसको नहीं बोला जाता है। बाकी बंगाल जब दो पार्टों में विभाजित हुआ था तो उसको पश्चिम साइड की वजह से पश्चिम बंगाल नाम दिया गया था, और पूरब को क्या दे दिया गया था नाम, पूर्वी साइड को उसको बांग्लादेश नाम दे दिया गया था, जो कि आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और 1947 में इसको क्या बोला गया था, 1947 में इसको पाकिस्तान नाम दिया गया था। 1971 में आके अपना बांग्लादेश में बट गया था। चलिए देखिए आगे, तो ये चीज़ तो आपकी हो गई। अब देखिए बंगाल और वहाँ के जमींदार कैसे थे। तो देखिए सोने की चिड़िया बंगाल की वजह से ही इसको भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे बहुत सारा सोना है। सोने की चिड़िया से मतलब था कि व्यापार इतनी अधिक मात्रा में होता है। आपने जब पिछले चैप्टरों में पढ़ा, पिछले चैप्टर में आपको क्या बताया गया था कि चांदी का प्रभाव किस साइड था, चांदी का प्रभाव पूरा भारत की तरफ था। हर जगह से चांदी बह बह के भारत की तरफ आ रही थी। बहुत बड़ी मात्रा में भारत में चांदी इकट्ठा हो गई थी उस समय पर। और चांदी का कोई प्राकृतिक संसाधन भारत में था ही नहीं, पूरी बाहर की चांदी थी। आगे देखिए बंगाल और वहाँ के जमींदार, जैसा कि आप जानते हैं। और एक चीज़ और आपको पता होगी कि बंगाल की जो कृषि खेती है, वहाँ की जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है। सबसे ज़्यादा धान बंगाल में उगाई जाती है ना। तो वहाँ पे जब ज़मीन अच्छी होगी तो वहाँ पे जमींदार होंगे। तो देखिए वहाँ के जमींदार, जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनः व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। बंगाल के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया, औपनिवेशिक शासन जो हुआ था सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यानी जो अंग्रेजों ने शासन सबसे पहले औपनिवेशिक शासन चलाया था, वो कहाँ पे चलाया था, तो बंगाल में चलाया था। औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है अपनी सामाजिक नीतियाँ चलाना, अपने देश की आर्थिक नीतियाँ चलाना, हम लोगों पे थोपना, है ना, अपनी शिक्षा हमें देना, यानी पूरी तरीके से अपना पहनाव हमें पहनाना। तो ये होता है औपनिवेश हो जाना, किसी दूसरे देश का अपने ऊपर प्रभाव होना। तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल को पकड़ा। अब देखिए बंगाल में क्या चीज़ें थी। वर्तमान में की गई नीलामी की एक घटना सन 1797 में वर्धमान, आज का क्या है वर्धमान, आज का है वर्धमान बोला जाता था, आज का वर्धमान है ना, कुछ खास अंतर नहीं है। और ये वर्धमान आपको कहाँ मिलेगा, तो वर्धमान आज का आपको वेस्ट बंगाल की सिटी वर्धमान है, वेस्ट बंगाल में है सिटी वर्धमान नाम से। अब देखिए सन 1797 में वर्धमान की एक नीलामी की गई। नीलाम कर देते थे, पहले कर्ज देंगे राजा को, राजा कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो पूरी उनकी संपत्ति की नीलामी कर देते थे। नीलामी की गई, यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल बोला जाता था, महल नहीं, महाल में अंतर है, ठीक है। महाल बोला जाता था अपनी भू संपदाएं जितनी भी थी इनकी, बेचे जा रहे थे भू संपदाएं, भूमि से संबंधित चीजें। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त हुआ, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। अभी इसको देखेंगे, इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त बोला जाता था।
इस्तेमरारी का नाम होता था स्थायी बंदोबस्त, है ना। इस्तेमरारी कहीं कहीं पे आपको स्थायी बंदोबस्त मिल जाएगा। एक कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ईस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल के बीच जमींदारों के बीच ये फैसला हुआ था, कर वसूली से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी, ये सहमति समझौता था कि यहाँ के जो जमींदार थे वेस्ट बंगाल के, ये क्या करते थे, कर वसूलते थे किसानों से, ठीक है ना। अब हर एक किसान तो डायरेक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित नहीं था ना, तो बड़े बड़े जो जमींदार थे जगह जगह के, जैसे वर्धमान सिटी का जमींदार था मान लीजिए, तो वो डायरेक्ट कहाँ उसका कनेक्शन होगा, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से कनेक्शन था। तो ये जो इस्तेमरारी बंदोबस्त था या स्थायी बंदोबस्त आप इसको बोलेंगे, तो ये क्या था, स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और वेस्ट बंगाल ना बोल के आप इसको बंगाल बोलिएगा, क्योंकि उस समय पे था स्थायी बंदोबस्त, आज के समय पर नहीं था। इसलिए इसको क्या करना है आपको, वेस्ट को काट दीजिए इधर से, है ना, ओनली बंगाल लिखिए, है ना। तो बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी समझौता था, स्थायी सहमति थी ये, कि आप बहुत अच्छे तरीके से हमें आके क्या करेंगे, हमें आके आप कर देंगे, आप अच्छे तरीके से जो है किसानों से कर वसूलेंगे। और किसानों को क्या बोला जाता था, किसानों को रैयत बोला जाता था, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आगे समझ में आपको स्थायी या इस्तेमरारी बंदोबस्त क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक समझौता था कर इकट्ठा करने वाला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, राजस्व यानी टैक्स की राशि निश्चित कर दी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। अब जमींदार को अदा करनी होती थी, ठीक है, और जमींदार किसानों से अदा करता था। अरे बात समझ में, इन लोगों ने क्या किया, जमींदारों पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी कि आप हमें कर इकट्ठा करके देंगे इतने एरिया का, और जमींदार जाके किसका खून चूसते थे, तो ये किसानों का खून चूसते थे। और इसमें स्थिति क्या थी कि ये जो है जमींदार को बीच के बीच क्या चाहिए, बीच के बीच इसको पैसा निकालना है, यानी ये कर मान लीजिए पहले ले गए, इसको देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को कर, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान डायरेक्ट तो संबंधित थे नहीं, ये बिचौलिया था, और बिचौलिया हमेशा क्या करता है, बीच का पैसा खाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर कुछ बताएगी और ये क्या करते थे, किसानों से कुछ और कर लेते थे, ज़्यादा करके थोड़ा, है ना। किसानों का सीधे संबंध तो ईस्ट इंडिया कंपनी से था नहीं। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदा नीलाम कर दी जाती थी। कर टैक्स नहीं चुका पाए तो अब उनकी जो पूरी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। चूँकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदा नीलाम की जाने वाली थी। यानी वर्धमान के राजा जो थे पश्चिम बंगाल में या फिर बंगाल में आप बात करें तो, है ना, तो उनकी पूरी संपत्ति को नीलाम कर दिया गया। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग आए, और संपदा यानी महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई दिए गए। उसे जानने में आया, अब कलेक्टर जो था वो अंग्रेज था। अब देखिए उसने क्या देखा, उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे, और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था। इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था, मुख्य बात क्या थी कि राजा के ऊपर इतना टैक्स था कि वो चुका नहीं पा रहा था, और चुका ना पाने के कारण इसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया गया। अब इधर पे आप लोग देखिए क्या हुआ कि जब ज़मीन को नीलाम किया गया तो ये वो जो राजा का एजेंट था वो ही खरीद लेता था। इससे क्या था कि मान लीजिए आपने उस एजेंट ने पूरी महाल या पूरी संपदा खरीद ली, ठीक है, तो वो खरीदी हुई हो गई, और टैक्स चुकाने के चक्कर में राजा टैक्स तो चुकाता रहेगा, फिर भी क्या होता था, टैक्स चुकाने के बाद भी वो संपदा राजा की नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पूरी तरीके से चुका नहीं पाता था, और नीलामी जब होती थी तो वो पूरी तरीके से जो एजेंट ज़मीन खरीदता था या जो एजेंट संपदा खरीदता था वो पूरी तरीके से उसकी हो जाती थी, है ना। तो उस तरीके से पूरा मालिकाना हक हो जाता था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा को ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी जाती थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथ में रहता था, नियंत्रण। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति रहता था एजेंट, वो राजा का ही रहता था जो खरीदता था। वो तो टैक्स ना देने के कारण टैक्स नहीं दिया, अपना पैसा इकट्ठा कर लिया, और नीलाम हुई तो खुद की ही जो संपदा है वो फिर से खरीद ली किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा के।
राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में हमें क्या बताती है? तो बता तो दिया मैंने क्या चीज़ थी। अगर आप टैक्स चुकाते रहेंगे तो इसमें क्या होगा, आप टैक्स भी नहीं चुका पाएंगे और जो वो संपदा थी वो अंग्रेजों की ही कहलाएगी, क्योंकि इतना आपके ऊपर टैक्स ही चढ़ा हुआ है। और टैक्स की जगह आप डायरेक्ट पूरा किसी एजेंट को बिठाकर खरीद लेंगे चीज़ों को, फिर क्या है, फिर डायरेक्ट आपका मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। अंग देखिए, अदा न किए गए राजस्व की समस्या क्या थी? अकेले वर्धमान राजा की जमीन ही ऐसी संपदा नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई थी, यानी 75% से अधिक चीज़ों को नीलाम कर दिया गया था। ब्रिटिश अधिकारी ये आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी, ऐसा उनका मानना था। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकता जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय किया जाएगा, ऐसा उनका मानना था। यदि राज्य यानी सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। यानी इनका मतलब था कि अगर आप निश्चित कर देंगे कर, तो हमारा ये तो रहेगा कि हमें इतना कर चुकाना है, फिर हम कोशिश भी करेंगे कि और अच्छी फसल कर सकें और अच्छा व्यापार कर सकें, तो कम से कम ये तो रहेगा कि हमें लाभ होगा, क्योंकि एक निश्चित राशि हो जाएगी कि हमें इतना कर देना है और बाकी जो लाभ बचेगा वो हमारा होगा, तो हम और अच्छा कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसान, योमन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। और यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए गए। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं थे, भूमि के स्वामी नहीं थे। जमींदार क्या था कि इनको तो कार्य इकट्ठा करना था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। संग्राहक यानी सिर्फ राजस्व इकट्ठा करता था। संग्राहक मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। तो ये भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि राजस्व इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था। अरे बात समझ में? चलिए इसको आगे इधर पे देखिए। जमींदार के नीचे अनेक गांव आते थे। तो जमींदारों के नीचे अनेक गांव आते थे। कभी कभी एक जमींदार के नीचे कम से कम 400 गांव आ जाता था। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते हैं। बहुत बड़े रूप में इन्हें कर मिल जाता था एक जमींदार की तरफ से। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी। देखिए इस चीज़ को समझिएगा। ये लोग क्या करते थे, इन्हें पता है कि मान लीजिए एक जमींदार के अंडर में 400 गाँव आ रहे, ठीक है, मान लीजिए 400 गाँव अंडर में आ रहे। अब जो है सरकार ने क्या बोल दिया कि हमें 400 रुपया चाहिए, मतलब ये बात मान लीजिए आप लोग कि 400 रुपया, ठीक है। अब 400 रुपया मान लीजिए कि 400 रुपया जमींदार को सरकार को देना है, ठीक है। तो क्या 400 रुपये जमींदार उगाएगा गांव से? नहीं, जमींदार तो कम से कम 800 रुपया उगाने की कोशिश करेगा। तो इसी बीच के लफड़े में क्या होता था, किसानों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। तो यही चीज़ तो बताई गई है इधर पे। देखिए क्या बताया गया, कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। पूरी संपदा पर अपनी एक इकट्ठी मांग बता दी कंपनी ने। और तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गाँवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी आपको करनी है। यानी इसने बता दिया कंपनी ने कि हमने आपको इतने गांव दे दिए, अब हमें इनसे इन पूरे गांव का आपने ठेका ले लिया, अब आप कितना हमें राजस्व दीजिएगा। और
तब जाके जमींदार खुद से डिसाइड करता था कि किस गांव से मुझे कितना राजस्व लेना है, कि मेरा भी फायदा रहे और मैं सरकार को भी पूरी तरीके से राजस्व दे सकूं। ये चीज रहती थी कि ठेकेदारी किसको दे दी गई राजस्व की, जमींदार को। और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी संपदा नीलाम कर दी जाएगी। और इसी के कारण क्या है कि किसानों का खून चूसता था जाकर जमींदार, है ना, क्योंकि जमींदार को तो देना पड़ता था कंपनी को राजस्व। नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, जब नहीं दे पाएगा तो इसकी संपदा नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए किसानों से बहुत ज़्यादा कर लेता था। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते थे? देखिए, कंपनी के अधिकारियों को यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गईं। आगे देखिए, छूटा कुछ है नहीं आपका। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ होता है ताल्लुक, किसी से संबंध रखना ताल्लुक कहलाता है। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई के रूप में होगा, देख लेंगे उसको। फिलहाल में अगर हम आज की बात करें तो ताल्लुक से आपको ये एक ही चीज़ समझ में आएगी, किसी से संबंध रखना यानी ताल्लुक रखना। जिम्मेदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला कारण था प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। जो जमींदार मांगते थे वो बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया है कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचा स्तर पर रखा था और इसके लिए दलील दी कि ज्यों ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदार का बोझ सने सने कम होता जाएगा। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा यह था कि यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थीं, जिससे रैयत यानी किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशियां चुकानी मुश्किल थीं। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाते थे तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकेंगे, एक ये समस्या थी। तीसरी बात क्या थी? राजस्व असमान था। राजस्व एक निश्चित राशि नहीं थी कि चलो भाई इतना चुका दिया और बस निकल लिए यहाँ से, है ना। तो राजस्व क्या था? असमान था। फसल अच्छी हो या खराब हो, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। अच्छी फसल है तो हो जाएगा, क्योंकि ऑल टोटल डिपेंड तो खेती पर रहते थे ना, फसल पर। और अगर मान लीजिए राजस्व क्या था, मान लीजिए फसल खराब हो गई तो कहाँ से राजस्व देंगे, कहाँ से टैक्स चुकेगा। वस्तुतः सूर्यास्त विधि थी कानून के अनुसार। देखिए, ये सूर्यास्त कानून क्या था, देखिए क्या होता था। यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। चौथा था स्थायी या इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंधन करने तक सीमित कर दिया था। आगे देखिए, कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित कर विनियमित करना, इस चीज़ को छोड़िए। एक चीज़ आप लोग सुनिए, एक बच्चे का इसमें कमेंट आया एक पर्सन का कि इसमें आपने समझाया कुछ नहीं है ना, आप डायरेक्ट इसको रीड कर देते हो। तो देखिए, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री पूरी, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको समझाई जाए, है ना। अब इसमें लिखा हुआ है कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित और विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने बस में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। तो देखिए, इस लाइन में समझाने के लिए कुछ नहीं है, क्या समझा दिया जाए। अगर आप समझाने की बात करें, अगर आप भूगोल का देखेंगे, भूगोल का एनसीईआरटी देखेंगे, तो मैंने उसका एक एक शब्द आपको समझाया हुआ है, एक एक शब्द का पर्यायवाची बताया हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ बताया हुआ है ना। तो देखिए, हिस्ट्री है आपकी, अगर नहीं पढ़ाते तो आप लोग कहते कि पढ़ाई नहीं है। सीधी सी बात है, आप लोग कमेंट करते हैं बार बार, आप हिस्ट्री करवाइए, अब आप पॉलिटी करवाइए, आप ये करवाइए, वो करवाइए, है ना। तो इसलिए पढ़ाना, इसलिए इसको कंप्लीट कराना पड़ रहा है। बाकी हिस्ट्री में आपको समझने वाला कुछ है नहीं, बहुत सिंपल भाषा में आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री है। अगर आप खुद चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, है ना। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं ही नहीं कि आपको समझाए जाए।
और जो शब्द हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई इसका ये अर्थ है, इसका ये चीज़ है, इसकी ये चीज़ है। तो अगर आप भूगोल की बात करो, अगर आप भूगोल और जो साइंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक तो भूगोल और एक आपका साइंस है ना, इसमें अगर आप कमी निकाल दें कि आपने कुछ समझाया नहीं है, एक भी शब्द अगर आप इसमें बोल दें भूगोल में और साइंस में कि मैंने समझाया नहीं है, तो बताऊँ मैं आपको क्यों, क्योंकि उसमें समझाने लायक चीज़ें थी तो समझाएं, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ भी समझाने लायक नहीं है। इसी प्रकार से आपका पॉलिटी में कुछ ज़्यादा चीज़ें समझाने लायक नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी हुई है पूरी पॉलिटी, तो उसमें भी आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी कि एक एक शब्द में आपको समझाऊँ बैठ के, बहुत सिंपल भाषा में है। खुद पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं PDF से, नहीं पढ़ना चाहें तो आप, मैं तो आपको कंप्लीट करा ही रही हूँ। तो चलिए देखिए क्या है, तो इस चीज़ को सही समझिए। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, क्यों, क्योंकि उन्हें तो उससे राजस्व लेना था, पर उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने बस में रखना, उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। ऐसा नहीं है कि खुली छूट दे दे जमींदार को कि करो जो करना, नहीं, उनकी पूरी सत्ता को अपने हाथ में रखती थी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया था। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित और प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। इस तरीके की बात की गई कि क्या बात की गई, जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो, है ना, और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। बिल्कुल राजा का स्तुति खत्म कर दो, सीधी बात है ना। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, जमींदार एक अधिकारी रखता था जिसको क्या बोला जाता था, अमला। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अमला कौन था। तो अमला उसे बोला जाता था जो जमींदार का अधिकारी था और राजस्व इकट्ठा करता था, साथ में गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवार्षिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल, हर वर्ष राजस्व इकट्ठा होता था, कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल होता था, जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया में संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। मतलब क्या है ये, क्या कहते हैं इसको, केस दायर कर देते थे, ठीक है। तो कम से कम 30,000 केस दायर थे। सीधी बात है ना, मान लीजिए फसल खराब हो गई, अब किसान क्या करे, कहाँ से दे, है ना, वो तो उसकी मजबूरी है कि वो दे ही नहीं सकता। जोतदारों का उदय कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति में गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। जो धनी किसान थे वो जोतदार थे। फ्रांसिस बुकानन ने उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, जोतदार किसको कहा जाता था, धनी किसान को, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उन क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों को अधियारों या बरगादारों बोला जाता था, के माध्यम से जोता जाता था। जो खुद अपने हल लाते थे, जो बटाईदार थे वो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदार को देते थे। यानी जिसकी ज़मीन है वो खेती नहीं करता था, बटाईदार आएगा, बंटवारा बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो बटाई वाला आएगा और वो खेती किसानी करेगा,
वो फसल की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, फसल उगाएगा। और ज़मीन किसकी है? उसकी नहीं है। ज़मीन किसकी है? ज़मीन किसी किसान की है, दूसरे की, जोतदार की है। फिर जो फसल होती थी तो वो अपनी मेहनत की फसल वो ले जाएगा आधी, और आधी फसल जोतदार को दे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज़मीन पर फसल कर रहा था। तो ये चीज़ें रहती थी, आज भी हैं, पहले भी थी। गांव में जोतदारों की शक्तियाँ जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थीं। जमींदारों से ज़्यादा जोतदार जो होते थे वो प्रभावी रहते थे। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी लगान यानी टैक्स, गांव की पूरी जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें भी अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान ना किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों की देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य जगहों पर उन्हें गांटीदार कहा जाता था। वो अपनी गांटीदार कहा जाता था, कहीं कहीं पे यहाँ पर मंडल कह देते थे। वो अपनी अपनी जगह के हिसाब से क्षेत्रीय लैंग्वेज के हिसाब से बोलते थे। उनके उदर से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना असंभावी था। इधर पे देखिए, दिनाजपुर के जोतदार। दिनाजपुर बंगाल का ही हिस्सा था। बुकानन ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके बिना ज़रूरतमंद काश्तकार को पैसा उधार देता था। इसको हटाइए, इसको आप लोग पढ़ लेना खुद से। इसको देखिए, जमींदार अनेक गांव पर नियंत्रण रखते थे। ये रैयत है किसान, है ना। तो ये क्या करता था? किसान का टैक्स इधर पर जाता था जमींदार के पास और जमींदार जाके कंपनी को देता था, है ना। आप देखिए किस्मी रैयत, ये किस्मी रैयत आपका। तो किस्मी रैयत जोतदार को पैसा देता था, या धनवान रैयत, इसको व्यापारी और महाजन यानी साहूकार भी बोल देते थे। ये जाके जमींदार, इस प्रकार से इनका पूरा चलता रहता था। ये लिखा हुआ है कौन किसको पैसा देता था। ये चीज़ें देखिए इधर पर लिखी हुई हैं कि जो किस्मी रैयत था रैयतों को लगान देता था। जो किस्मी रैयत था किनको देता था? किस्मी रैयत रैयतों को लगान देती थी। रैयत कुछ जमीन खुद जोतते थे और बाकी जमीन किस्मी रैयत को लगान पर दे देते थे। जोतदार अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। तो ये चीज़ें थी इनकी पूरी। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध, तो जमींदारों ने प्रतिरोध किया। तो जमींदारों की ओर से प्रतिरोध देखिए इधर पर, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और कंपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उभरने के रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई रणनीतियाँ बना ली गई। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया था, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी माता के नाम चीज़ें कर दी थी। फिर दूसरी कदम के तौर पर उनके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान ना की गई, बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया। इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया। मतलब देखिए, जिसने खरीदा वो टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है, कंपनी को। और टैक्स इतना बढ़ता जाएगा टैक्स की स्थिति आएगी कि जो कंपनी है
वो बैठ जाएगी कि अब हमें इस ज़मीन को नीलाम करना है। जब वो संपदा को नीलाम करेगी तो उन्हीं में से राजा का ही कोई व्यक्ति आएगा, राजा ही कोई एजेंट आएगा और वो पैसा दे के क्या करेगा, फिर से उस पूरी संपदा को खरीद लेगा। यानी नियंत्रण राजा के हाथ में रहेगा, नीलामी होती रहेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से चीज़ें थी। और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और इसलिए एक बार फिर नीलामी कर दी गई, है ना। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंततः उत्तर राज्य और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर भी जमींदार को ही बेचना पड़ा। फिर से क्या किया, जब कोई बोली नहीं लगा रहा था तो उस पूरी संपदा को कम कीमत पर फिर से बेच दिया कंपनी वालों ने, है ना। वो खरीद कौन रहा था? राजा का ही एजेंट। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था, नहीं करता था वो अदा। ये थोड़ा बहुत दिया और फिर बस कर्जे में डूबता जाएगा, यानी कर्जे में नहीं, इसको क्या कहेंगे, कर में डूबता जाएगा। और डूबते डूबते इतना कर बढ़ा लेगा कि नीलामी की स्थिति आ जाएगी। तो कंपनी बैठ जाएगी पूरी संपदा को नीलाम करने के लिए। और जो नीलामी का पैसा है, वो टैक्स का पैसा, वो इधर पे दे दिया जाएगा और पूरा अपना मालिकाना हक ले लिया जाएगा पूरी संपदा पर। फिर से टैक्स स्टार्ट, फिर से वही स्थिति आएगी, है ना। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मसले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। बहुत कम लोग इनको टैक्स देते थे। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की और उन्हीं के एजेंट खरीदारी करते रहते थे, जिनमें कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में 15% सौदे नकली थे। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेते थे तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिल पाता था। मतलब बहुत कम ऐसा होता था कि कोई बाहर का व्यक्ति आके, एजेंट ना बल्कि कोई और व्यक्ति आके ज़मीन खरीद ले, तो वहाँ पे फिर जो है हक नहीं मिल पाता था राजा को, वरना अधिकतर क्या है, एजेंट ही खरीदते थे, है ना। कभी कभार तो पुराने जमींदार के लठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे। लठियाल यानी लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे, भाई वो ज़मीन खरीदने वाले हैं, ऐसी शंका हो गई। तो जो क्या होता था, जो जमींदार के लठियाल यानी लाठी लेकर खड़े लोग रहते थे, वो लठ मार के उन लोगों को भगा देते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुरानी रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़े हुए महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वो उनकी प्रजा हैं। जमींदार की बिक्री से उन्हें तदात्मय और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। चलिए देखेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना लिया था। फलस्वरूप गांव पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालात में अंततः जमींदारों का भट्टा बैठ गया था और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर दिए थे। यहाँ पे जोतदार आ चुके थे। महाराजा मेहताब चंद बने हुए हैं, देख लेना इनको। 5वीं रिपोर्ट देखिए। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है, जो सन 1813 के ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में की गई थी। एक रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदार और रैयतों की अर्जियां थीं। 800 में जमींदार और रैयतों की अर्जियां थीं। 800 पृष्ठ में भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत तथा
चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का विरोध करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अधिकार लिए हुई थी, यानी ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। इसके विरोधी बहुत सारे निकले। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को एक अधिकार दिया गया है। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलने के लिए उत्सुक था। बहुत सारे लोग भारत से व्यापार करना चाहते थे ना, और एक अधिकार की वजह से लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो उन लोगों का कहना था कि ये फरमान निरस्त कर दिया जाए, है ना। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी की कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मा-गर्म बहस छिड़ गई, और कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के प्रशासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे, और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी, देखिए कुछ छूट गया ऊपर, इसको देख लेते हैं। बेनामी का शाब्दिक अर्थ है गुमनाम। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए गए हों। फर्जी तरीके से किसी का नाम लेकर बोल दिया गया और उनमें असली फायदा होने वाले व्यक्ति का नाम ही पता ना हो। नंबर 2 का काम, लठियाल का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठैत यानी लट्ठेबाज पक्षधर रहते थे। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। ये 5वीं रिपोर्ट 1002 पृष्ठ की थी। ये 5वीं रिपोर्ट 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी ही सरकारी रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी थी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता था। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की। उनसे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन और आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है, और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसा कि हमने देखा कि जमींदारियां नीलाम की जाती थी, तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारियों को बचा लेते थे और बहुत कम मामले में विस्थापित हो पाते थे। मतलब उनकी जमींदारियां इधर उधर से वो लोग हथकंडे अपनाकर अपने पास रहने देते थे नीलामी होने के बाद भी। 5वीं रिपोर्ट के उद्धृत, तो इसको पढ़ लेना कि 5वीं रिपोर्ट का कुछ एक पेज लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना आप लोग। और इधर से हम कुदाल और हल देखेंगे दूसरे उसमें, है ना, दूसरे पार्ट में देखेंगे। 43-45 मिनट का वीडियो आपका हो गया, बस काफ़ी है ना। तो कुदाल और हल देखेंगे हम सेकंड पार्ट में, इसको रेड कर लेंगे सेकंड पार्ट में, है ना। तो इसको रेड रहने देते हैं। चलिए अब मिलते हैं कुदाल और हल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।